सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपकी अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के साइंस सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट अतिलघुत्री क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। इसमें पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया। आपके प्रेजेंट सीरीज में ये हम पढ़ा रहे हैं। पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं और पार्ट 2 में जितने भी क्वेश्चन है सारे कंप्लीट करवा दूंगी मैं। और ऑलरेडी सारे के सारे विषयों की आपको पवन सीरीज की वीडियोस मिल जाएंगी। सारे के सारे वीडियोस को आप देख डालिए अगर आप चाहते हैं कि आप एग्जाम में बेहतर नंबर लेकर के आए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं? तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 72 है, कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयोगी होता है? तो आपको पता मरुस्थल में कौन चलता है? ऊंट। और ऊंट मरुस्थलीय वातावरण में अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, दूरस्थ शिक्षा किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 73, दूरस्थ शिक्षा किसे कहते हैं? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें छात्र घर बैठे विषय वस्तु का अध्ययन इंटरनेट, पुस्तकों तथा टेलीविजन आदि के माध्यम से करते हैं। जैसे कि आप लोग दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही हमसे पढ़ाई कर रहे हैं। आप अपने कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, टेलीविजन पर, कहीं पर भी आप देख करके क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, तो वो क्या दूरस्थ शिक्षा है। उदाहरण के लिए एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा का कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर विभिन्न प्रोफेसर गण के माध्यम से दिखाया जाता है और यह दूरस्थ शिक्षा का ही उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 74 है, प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? विज्ञान के नियमों तथा सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानवीय हित में संसाधनों का निर्माण ही क्या है? प्रौद्योगिकी है। क्वेश्चन नंबर 75 है, स्टील के उत्पादन में अग्रणी कारखाने किन किन शहरों में है? बताइए। तो राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर आदि शहरों में है। क्वेश्चन नंबर 76 है, जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ है? तो कहाँ है यह स्टेशन? रिहंद में है। क्वेश्चन नंबर 77 है, कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो अनपरा, पनकी, ओबरा में। क्वेश्चन नंबर 78 है, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो नरौरा, राणा सागर, कलपक्कम, ट्राम्बे आदि जगह पर। क्वेश्चन नंबर 79 है, हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हम हरित क्रांति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, कुक्कुट पालन के विषय में आप क्या समझते हैं? तो कुक्कुट पालन का तात्पर्य मुर्गी पालन करना, संतुलित आहार, सामयिक टीकाकरण, अच्छी प्रजाति की मुर्गी से यह कार्य किया जाता है। तो कुक्कुट पालन मुर्गी पालन को कहते हैं। ये आपने फर्स्ट पार्ट में भी देखा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है, मुर्गी की 2 प्रजातियों के नाम बताइए जो अच्छी प्रजातियों की श्रेणी में आती हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्रायलर और व्हाइट हार्न यहाँ पर दिया हुआ है, तो इनको आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 82 है, रेशम उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो रेशम का उत्पादन रेशम कीट के को शहतूत के वृक्षों के पत्तियों पर वैज्ञानिक विधि से पाल करके किया जाता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको सेरीकल्चर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी टेट में भी पूछा गया है। रेशम कीट पालन को हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है उस दिए गए द्रव का क्वथनांक कितना होता है? तो दोस्तों वह क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है तो दिए गए द्रव का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। जैसे कि जल का क्वथनांक कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस है, क्योंकि इस तापमान पर जल उबलने लगता है। यानी कि जिस ताप पर कोई वस्तु उबलने लगती है या कोई द्रव उबलने लगता है वही क्या होता है? उसका क्वथनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? क्वथनांक। क्वेश्चन नंबर 84 है, ऊष्मा का सुचालक किसे कहते हैं और इसका एग्जाम्पल भी दीजिए। तो जिन पदार्थों से ऊष्मा का संचरण सरलता से हो जाता है उन्हें हम ऊष्मा के सुचालक कहते हैं। जैसे कि तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम, इसमें हम खाना बनाते हैं तो हम नीचे से जब हीट देते हैं तो क्या होता है? ये बर्तन गर्म हो जाते हैं ना, तांबे के, लोहे के, एल्यूमिनियम के, यानी कि इसमें ऊष्मा का संचरण होता है।
क्वेश्चन नंबर 85 है ऊष्मा के कुचालक पदार्थ कौन कौन से हैं? तो जिन पदार्थों में ऊष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है उन्हें ऊष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे कि कांच, कागज, लकड़ी, ऊन, पोर्सिलीन तथा वायु। ये सब क्या है? ऊष्मा के कुचालक हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं, जैसे कि चेचक, टीबी, ये सब क्या है? संक्रामक रोग हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं होते हैं, जैसे कि रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया, डायबिटीज, ये सब रक्त असंक्रामक रोग है। क्वेश्चन नंबर 88 है प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती है प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। प्रकृति में सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत सूर्य है, आपको पता ही है। इसके अलावा मोमबत्ती है, लाइट यानी कि बिजली है, बिजली का बल्ब है, ये सब क्या है? ये सभी प्रकाश उत्पन्न करते हैं, लेकिन प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 89 है दीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे कि तारे, लैंप, बल्ब, सूर्य आदि। क्वेश्चन नंबर 90 है अदीप्त वस्तुएं किन्हें कहते हैं? तो वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे कि मेज, फैन, दर्पण, पुस्तक, पेन। क्वेश्चन नंबर 91 है कृत्रिम प्रकाश स्रोत का उदाहरण दीजिए। तो कृत्रिम प्रकाश स्रोत यानी कि जो मानव ने बनाया है, जैसे कि विद्युत बल्ब हुआ, पेट्रोमैक्स हुआ, लालटेन हुआ, मोमबत्ती हुई, ये सब कृत्रिम प्रकाश के स्रोत हैं। और प्राकृतिक क्या है? सूर्य और चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 92 है शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर आना किस संस्था की देन है? तो एनसीईआरटी की देन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है सजीवों तथा निर्जीवों के बीच की संयोजकता कड़ी क्या है? तो विषाणु, याद रखिएगा। सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी है विषाणु यानी कि वायरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 94 है विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो वायरस से होने वाले रोग है अलर्क रोग, पोलियो, चेचक, कैंसर, गलसुआ, खसरा, याद रखिएगा। इसके अलावा एड्स। क्वेश्चन नंबर 95 है उस जीवाणु का नाम बताइए जो गंगा जल में पाया जाता है और इसी कारण गंगा का जल पवित्र होता है, तो है जीवाणु भोजी। दोस्तों गंगा जल में जीवाणु भोजी बैक्टीरिया फोस कह सकते हो आप इसको, बैक्टीरिया फोस जीवाणु भी कह सकते हो, जिसके कारण से इसका जो जल है वो कभी खराब नहीं होता है। गंगा जल सालों तक इसको रख सकते हैं अपने साथ और ये कभी खराब नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 96 है एड्स का पूरा नाम हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखिए। तो देखिए एड्स का पूरा नाम उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम है, तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 97 है एड्स के वायरस का क्या नाम है? तो HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो दोस्तों HIV का जो फुल फॉर्म है वो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, तो याद रखिएगा। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्वेश्चन नंबर 98 है विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं, 1 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 99 है सबसे छोटे तथा सबसे बड़े वायरस का नाम बताइए। सबसे छोटा वायरस जंतु में मुंह पका और खुर पका उत्पन्न करने वाला वायरस है और सबसे बड़ा वायरस चेचक का वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 100 है मत्स्य पालन से आप क्या समझते हैं? तो मत्स्य पालन का अभिप्राय है मछली पालन। आधुनिक प्रौद्योगिकी उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज एवं संश्लेषण इंजेक्शन के द्वारा 2350 किलोग्राम प्रतिवर्ष प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन कर सकते हैं या कर रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि मत्स्य पालन मछली पालन से संबंधित है। दोस्तों 100 क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है उनको भी जल्दी से हम देख लेते हैं और इस वीडियो में सारे के सारे क्वेश्चन को हम खत्म कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 101 है संदेशों के आदान प्रदान के माध्यम बताइए। तो संदेशों के आदान प्रदान करने का सबसे अच्छा माध्यम आज हो गया मोबाइल, और मोबाइल से हम आसानी से संदेश भेज देते हैं और संदेशों को प्राप्त कर लेते हैं। पहले के टाइम में बहुत सारी चीजें थी, देखिए फैक्स, इंटरनेट आज भी है, ईमेल आज भी है, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा आज भी है, मोबाइल से तो हम आजकल यूज ही करते हैं सबसे ज्यादा। तो इस तरीके से पहले के लोग संदेश पत्र या टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों से करते थे या भेजते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया, सबसे ज्यादा लेटेस्ट मोबाइल हो गया है। क्वेश्चन नंबर 102 है मनोरंजन के प्रमुख साधन कौन कौन से? टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो गेम, इसके अलावा मोबाइल तो है ही। क्वेश्चन नंबर 103 है पौधों तथा जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है? तो आपको पता है पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी को युगलीना कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों,
याद रखिएगा, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 104 है, कार्बन क्या है, इसके दो अपर रूप बताइए। तो कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 है। कार्बनिक यौगिकों में यह अनिवार्य रूप से पाया जाता है। इसके दो अपर रूप है, हीरा, ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 105 है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जैसे कि CH4 मीथेन। क्वेश्चन नंबर 106 है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो क्वेश्चन नंबर 107 है, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के सामान्य सूत्र बताइए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन CnH2n+2, इसे एल्केन भी कहते हैं, जैसे कि मेथेन। तो CnH2n, दोस्तों यहाँ पर अगर n की जगह पर 1 रखते हैं तो देखिए CH, और n की जगह पर जब 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 1, तो ये 2 × 1 + 2 यहाँ पर होगा, तो 2 + 2 4, तो CH4 आ गया। तो इस तरीके से मेथेन, इस तरीके से एथेन, यहाँ पर देखिए C2H6 हो जाएगा। जब यहाँ पर हम n की जगह पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर n की जगह पर हम 1 2 3 4 रखते जाएंगे और यहाँ से हम मान प्राप्त करते जाएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। अब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये दो प्रकार के होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो एल्कीन का सूत्र है CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। क्वेश्चन नंबर 108 है, जीवाणु के खोजकर्ता कौन है। तो एंटोनी वॉन और ल्यूवेनहॉक जीवाणु के खोजकर्ता है। ये ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, बहुविकल्पी में भी, अतलगुत्री में भी, इससे पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 109 है, जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है। तो जीवाणु विज्ञान के पिता भी इन्हीं को हम कहते हैं, तो एंटोनी हॉक और ल्यूवेनहॉक। याद रखिए, किसी तरीके से भी पूछेगा तो आपको आंसर वही देना है। क्वेश्चन नंबर 110 है, जीवाणु शब्द सर्वप्रथम किसने कहा था। तो एडनबर्ग ने 1829 में जीवाणु को सर्वप्रथम जीवाणु कहा था। क्वेश्चन नंबर 111 है, दो सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। तो जीवाणु और विषाणु। क्वेश्चन नंबर 112 है, विषाणु के खोजकर्ता कौन है। तो विषाणु के खोजकर्ता दमित्री इवानोवस्की हैं। क्वेश्चन नंबर 113 है, सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी क्या है। तो सरीसृपों और पक्षियों के बीच की कड़ी आर्कियोपटेरिक्स है। सरीसृप कौन होते हैं। सरीसृप वे जंतु होते हैं जो जल में भी रहते हैं, स्थल में भी रहते हैं, ये तो आपको पता ही है, जैसे कि मेंढक। तो इनके और पक्षियों के, पक्षी मतलब जो उड़ते हैं, तो इनके बीच की कड़ी आर्कियोपटेरिक्स है। जैसे कि आपने देखा है कि जंतु और पौधों के बीच की कड़ी युगलिना है। क्वेश्चन नंबर 114 है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो लैमार्क ने दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 115 है, योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने दिया था। तो किसने दिया था, डार्विन ने दिया था। ये बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, चार्ल्सवाद और डार्विनवाद। क्वेश्चन नंबर 116 है, मानव तथा आदि मानव के बीच में कौन सी कड़ी है। तो मानव और आदि मानव के बीच की कड़ी एप मानव है। क्वेश्चन नंबर 117 है, पॉलीथीन कैसे बनता है। तो एथिलीन C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलकीकरण करने के फलस्वरूप पॉलीथीन बनता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। जैसे कि इसके अलावा टेफ्लॉन भी क्या होता है, प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है। याद रखिएगा, जो प्राकृतिक प्लास्टिक होता है दोस्तों, यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है। प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं थर्मोप्लास्टिक की। थर्मोप्लास्टिक क्या होता है, चलिए देखते हैं सबसे पहले थर्मोप्लास्टिक को। तो जो थर्मोप्लास्टिक होता है, यह गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। यह गुण इनमें सदैव वर्तमान में ही रहता है, चाहे यह कितनी बार गर्म क्यों ना किए जाए या ठंडा क्यों ना किए जाए। दोस्तों अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें हम, तो नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन, ये सब हो गए थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की अगर हम बात करें, तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और इसे इच्छित आकार में हम ढाल सकते हैं। इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। इस प्रकार यह अनुत्क्रमणीय होता है। ठीक है, तो जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, इसको हम बार बार नहीं हीट कर सकते। एक बार हीट करके जो हमें बनाना था वो हम बना लिए, फिर दोबारा नहीं हीट कर सकते हैं। तो इसमें बेगेलाइट आता है, बीटल आता है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120 में थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण दीजिए। तो थर्मोप्लास्टिक में देखिए नायलॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीथीन आते हैं।
यानी कि जिन्हें हम फिर से गर्म कर सकते हैं। और ये हमेशा रहता है, एक बार गर्म किया इनको तो ये मुलायम हुए फिर कठोर हो गए, फिर इनको गर्म करेंगे फिर ये मुलायम होंगे फिर कठोर हो जाएंगे, थर्मोप्लास्टिक। लेकिन जो थर्मोसेटिंग होते हैं उसमें देखिए बेकेलाइट आता है, मेलामाइन आता है, इनको बार बार हम गर्म नहीं कर सकते। एक बार गर्म करके जो हमें बनाना था वो बना लिए, फिर दोबारा नहीं गर्म कर सकते इनको। क्वेश्चन नंबर 122 है, बेकेलाइट के बारे में आप क्या जानते हैं? बेकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यह फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, आधुनिक ईंधन कौन कौन से हैं? तो आधुनिक ईंधन में डीजल, पेट्रोल, खाना पकाने वाली गैस, एलपीजी, ये सब क्या है? आधुनिक ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 124 है, किन्हीं 3 मिसाइलों के नाम बताइए? त्रिशूल, पृथ्वी, अग्नि, ये सब मिसाइल्स के नाम है। क्वेश्चन नंबर 125 है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो दोस्तों स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 126 है, गलनांक किसे कहते हैं? तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु गर्म करने पर द्रव अवस्था में बदल जाती है उसे उस वस्तु का गलनांक कहते हैं। जैसे कि बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है, तो गलनांक वह ताप होता है जिस पर कोई वस्तु गर्म करने पर द्रव अवस्था में बदल जाती है, तो वह गलनांक होता है। तो इस तरीके से बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। क्वेश्चन नंबर 127 है, उस जीवाणु का नाम बताइए दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है? तो राइजोबियम, याद रखिएगा, लेग्यूमिनोसेरम दलहन वाली फसलों की जड़ों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 128 है, इंटरफेरोन्स क्या होते हैं? तो वायरस में संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन इंटरफेरोन्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जीवाणु कौन है? तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जो जीवाणु है वो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है। क्वेश्चन नंबर 130 है, समजात अंग कौन से होते हैं? तो वे अंग जो उत्पत्ति में तो समान होते हैं लेकिन कार्य की दृष्टि से क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। जैसे कि चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, मनुष्य का हाथ देखने में समान हो, उत्पत्ति में समान हो, लेकिन काम करने में भिन्न हो। चमगादड़ का पंख उड़ने के काम में आएगा, घोड़े की अगली टांग चलने के काम आएगी, दौड़ने के काम आएगी, और मनुष्य का हाथ काम करने के काम में आएगा। क्वेश्चन नंबर 131, समरूप अंग कौन से होते हैं? तो समरूप अंग वे होते हैं जो उत्पत्ति में भिन्न होते हैं परंतु कार्य के दृष्टिकोण से समान होते हैं, वे समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे कि तितली के पंख, पक्षियों के पंख, ये उड़ने के ही तो काम आते हैं, यानी कि देखने में डिफरेंट होते हैं लेकिन काम समान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 132 है, मनुष्य के 3 अवशेषी अंगों के नाम बताइए? तो कर्ण पल्लव की पेशियां, निमेशक पटल और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 133 है, विषाणु यानी कि वायरस में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? तो डीएनए अथवा आरएनए। क्वेश्चन नंबर 134 है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो वे हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन के सरल सूत्र से संबंधित होते हैं वे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे कि बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 135 है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का एग्जाम्पल दीजिए। तो एल्केन जो होते हैं इनमें कार्बन कार्बन के परमाणु के मध्य में सिंगल बॉन्ड होता है, जो एल्कीन होता है इसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य में डबल बॉन्ड होता है, और जो एल्काइन होता है इसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऐसे इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 136 है, मेथेन, एथेन, एथिलीन और एसिटिलीन का सूत्र बताइए? तो मेथेन CH4, एथेन C2H6, एथिलीन C2H4 और एसिटिलीन C2H2। क्वेश्चन नंबर 137 है, एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी बताइए? तो ये होते हैं पेरिपेड्स। क्वेश्चन नंबर 138 है, वर्णाभ पर्व किसे कहते हैं? यह वर्णाभ स्तंभ का छोटा रूप होता है, इसमें मुख्य तना सामान्य होता है और पत्तियां बहुत छोटी तथा सल्की होती हैं, जैसे कि शतावरी और एस्पेरेगस। क्वेश्चन नंबर 139 पर आते हैं, जलीय पौधों की पत्तियों की विशेषताएं बताइए? तो जलकुंभी की पत्ती की ऊपरी सतह पर मोमीय पदार्थ की परत होती है। जलीय पौधों की पत्तियां कटी फटी होती हैं। सिंघाड़े में पर्णवृंत फूला हुआ होता है, यानी कि जो पत्तियां होती हैं वो इस आकृति की होती है कि उस पर पानी बहुत देर तक ना टिका रहे, यानी कि वो सड़ने ना पाए, क्योंकि आपको पता है पत्तियों पर ऐसा लगता है कि कोई मोम जैसा पदार्थ लगा हुआ है, क्योंकि ये पत्तियां हमेशा पानी में ही होती हैं, चाहे जलकुंभी की हो चाहे सिंघाड़े की हो। ठीक है, तो इस तरीके से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 है, जलीय पौधों की जड़ें कैसी होती हैं? तो जलीय पौधों की जो जड़ें होती हैं वो बहुत कम विकसित होती हैं, जड़ें इनकी रेशेदार होती हैं। आपने सिंघाड़े के पौधे को या जलकुंभी के पौधे के
जो जड़ है उनको देखा होगा, वो रेशेदार, बहुत रेशेदार होती हैं और मूल रोम अनुपस्थित तथा कम विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 141 है, मछलियों में श्वसन हेतु कौन से अंग पाया जाता है? तो गलफड़ा अंग पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 142 है, मरुस्थलीय मरुद्भिद पौधों की जड़ों की विशेषताएं बताइए। तो मरुस्थलीय पौधों की जो जड़ें होती हैं वो अत्यंत विकसित होती हैं। अल्फा अल्फा नामक पौधे की जड़ें 130 फीट गहरी होती हैं। कभी कभी जड़ें मांसल होकर जल संचय भी करती हैं, जैसे कि एस्पेरेगस। दोस्तों, जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, मरुस्थल यानी कि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, तो ये जो जड़ें होती हैं वो काफी अंदर जमीन तक चली जाती है ताकि इन्हें पानी मिल पाए, ताकि ये जीवित रह सके। क्वेश्चन नंबर 143 है, बेकेलाइट का उपयोग बताइए। तो बेकेलाइट का जो उपयोग है वो रेडियो, टेलीविजन आदि के केस तथा बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 144 है, प्रोड्यूसर गैस तथा वाटर गैस का सूत्र लिखिए। तो प्रोड्यूसर गैस CO+N2 और वाटर गैस CO+H2। तो इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन देख लिए। दोस्तों, एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं, ये वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगी। बहुत अच्छे से मैंने बनाई है यूट्यूब पर। और अगर आपको सारे के सारे विषयों की नोट्स चाहिए, थर्ड सेमेस्टर के सारे विषयों की PDF और सारे विषयों के पवन सीरीज आनंद सीरीज की पूरी PDF चाहिए, तो हमसे आप दोस्तों हमारे ऐप में जुड़िए। ऐप में अगर आप जुड़ते हो तो सारे विषयों की वीडियोस मिलेंगी। ऐप में कोई प्रचार, कोई इस तरीके से कुछ भी नहीं आएगा। ऐप में आसानी से आप सारी वीडियोस को देख पाएंगे। ऐप में सारे विषयों की मास्टर क्लास आपको मिल जाएगी। सारे विषयों के आपको नोट्स तो मिल ही जाएंगे, सारे विषयों की PDF मिल जाएगी, हैंड रिटन नोट्स में जो मैंने खुद बनाए हैं, और सारे के सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी ऐप में। तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। टारगेट यूपी टेट स्टेट ऐप आपको प्ले स्टोर पर भी मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे पूछिए। यहाँ ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में भी सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है हम बताते रहिए, सारे वीडियोस को देखते रहिए। आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे, आपकी सारे विषयों की तैयारी अच्छे से कराते रहेंगे। चैनल से बने रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर जाइएगा दोस्तों, और वीडियो को अपने कॉलेज के ग्रुप में अपने प्रिय दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल से बने रहिए। जय हिंद दोस्तों।